शेख हसीना भारत में हैं, यानी जब से बांग्लादेश से वो आई हैं तब से भारत में ही हिंडन में वो मौजूद हैं। आगे क्या होगा, बांग्लादेश में क्या होगा, क्या वहां पर हिंसा वाकई उस रूप में थम गई है जिस तरह की बातें वहां से कही जा रही हैं? क्या वाकई वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी? जो नोबेल प्राइज विनर हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, मोहम्मद यूनुस, और चीफ एडवाइजर के तौर पर सरकार के, वो क्या बदलाव ला सकते हैं? अल्पसंख्यकों को कितनी चिंता करने की आवश्यकता है? आज हम इसी पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं, हालांकि उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि ढाका में आज रात 8 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप मोहम्मद यूनुस को इस समय तस्वीरों में बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों से मिलते हुए देख सकते हैं। जो स्टूडेंट एजिटेशन से जुड़े हुए छात्र नेता रहे, उन सब ने भी वहां पर पहुंच के मोहम्मद यूनुस का स्वागत किया। अंतरिम सरकार की कमान वो संभालेंगे, चीफ एडवाइजर कहा जा रहा है, लेकिन अंतरिम सरकार किस तरीके से बांग्लादेश को चलाएगी उसकी रूपरेखा यहां पर रखी जाएगी। तो इसके 3 पहलू हो जाते हैं। एक तो यह हो जाता है कि भारत में सियासत किस रूप में इसे देखेगी। दूसरा वो कूटनीतिक पहलू जो कहता है कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, और जहां पर हम ये समझते हैं कि यहां पर एक बांग्लादेश को हम नहीं देख रहे हैं बल्कि बांग्लादेश को भी देख रहे हैं, शेख हसीना को भी देख रहे हैं। और साथ में 1971 को चूंकि हम नहीं भूल सकते हैं, और उस समय भारत ने किस तरीके से बांग्लादेश में मदद की थी, तो इस हिसाब से हमारे साथ आज इस पैनल पर सैन्य जो दिक्कतें आ सकती हैं उस हिसाब से भी हमारे साथ खास मेहमान हैं। जनरल मेस्टर हमारे साथ हैं, जनरल कुलकर्णी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। एम्बेसडर सेखरी हमारे साथ हैं, एम्बेसडर डोगरा हमारे साथ हैं जो कि कूटनीति पर अपनी बात कहेंगे, और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक हिसाब से ये कितनी पेचीदा स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं शुरुआत आपसे एम्बेसडर डोगरा करूंगी, क्योंकि आपकी किताब भी मुझे याद आ जाती है ऐसे में, जिसमें लगता है जैसे कि इसी की परछाई देखने के लिए मिल रही है जो कुछ इस समय शेख हसीना के निकलने के बाद हुआ। जो वहां पर हुआ है, ऐसे ही हम डिस्टर्ब पड़ोसियों से घिरे हुए हैं हर तरफ से, किसी को आर्थिक दिक्कतें हैं, किसी को मतलब पाकिस्तान तो सबसे अनस्टेबल, और ऐसे में बांग्लादेश भी। अब देखिए, कई बार मुझको ऐसा लगता है कि जो ऑटोक्रेट्स 12 को निकलनी है मेरी किताब, मैंने ना लिखी होती, क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री में देखो तो स्क्रिप्ट एक ही होती है कि किस तरह ऑटोक्रेट आता है और किस तरह वो निकलता है। अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना जैसी फैमिली बैकग्राउंड की लीडर, जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया था, बांग्लादेश के लिए बहुत किया था, उनको भी ऐसे परिस्थितियों में जाना पड़ा जो उनके लिए शोभा नहीं देता था। सो ये तो अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि भारत का एक रिश्ता था शेख मुजीब के साथ और उसके बाद उनकी बेटी के साथ। भारत का इसलिए भी रिश्ता बांग्लादेश के साथ है कि भारत ने इन्हें में इसको जन्म दिया था और जन्म देके इसको पनपा भी था। काफ़ी इसकी मदद, इकोनॉमिक मदद की थी, ट्रेड मदद की थी, ताकि ये आगे की तरफ हुए। और ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सालों में कि बांग्लादेश की रूपरेखा एक सफल देशों में एशिया में गिनी जाने वाली है। अनफॉर्चुनेटली अब ब्रेक लग गई है। अब जो ब्रेक लगी है उसमें एक किसी ने खूब कहा था कि व्हाट इज देयर इन अ नेम। अब यूनुस साहब का नाम उन्होंने कर दिया है कि चीफ एडवाइज़र या जो भी एडवाइज़र, पर बात ये है कि पीछे, उनकी पीठ के पीछे तो फौज खड़ी हुई है। जैसे पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल है फौज का, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली ये इजाद किया है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे पर हम अपनी बंदूक चलाते रहेंगे। उसी तरह बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि हसीना तो निकाला फौज ने पूरा इंजीनियर करके, अब नई सरकार को इंटरिम जो मर्जी वो कह लें उसको भी फौज ने लगाया है। कब तक लगाया है, कब तक इलेक्शन करवाएंगे, चाहे 90 दिन में करवाने चाहिए, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। पर हालात ठीक नहीं है। और एक मैं और मुद्दा रखूं तो, क्योंकि वो बहुत गंभीर मुद्दा है और भारत के लिए बहुत गंभीर है, कि हमारे हिंदुओं की क्या हालत हो रही है। ठीक है,
फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो खिंचवाने के लिए ढाका जैसे बड़े शहरों में कुछ लड़के वहाँ खड़े कर दिए हैं कि देखो मंदिर उनके बरकरार हैं। पर जो खबरें आ रही हैं अनवेरीफाइड, वो ये कहती हैं कि छोटे शहरों में और गांवों में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। नहीं वाकई, और इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत भी क्या, बताइए। एक एक्टर को जला देना, घर में तोड़फोड़ आगजनी करना, कितनी चिंता है इस समय भारत सरकार को, प्रेम शुक्ला जी? क्योंकि सीए कुछ ही दिनों पहले आया, अब वहां पर भले ही सोशल मीडिया पर वाकई एक कैंपेन के तौर पर ये चलाया जाए कि नहीं देखिए कोई है जो स्पीकर पे बोल रहे हैं कि भाई हिंदू भाइयों आप शांत रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, या फोटो दिखाएं कि देखिए बांग्लादेश तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत तो ये भी है। नहीं, निश्चित तौर पर अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। और हम अफगानिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं को समाप्त किया गया, नरसंहार करके निपटाया गया, पाकिस्तान में भी लगभग वही चीजें की गई। बांग्लादेश से थोड़ा हमको लगता था, आशा की किरण थी कि यहाँ लोकतांत्रिक शक्तियां जो हैं हिंदुओं की रक्षा करेंगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नई व्यवस्था परिवर्तन के बाद जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जमाते इस्लामी का सत्ता में काबिज होने की स्थिति में आना, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक है। भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही कि वहाँ इस तरह के चैनल खुले रखे जाएं जिससे जो है हिंदुओं की और भारतीय समुदाय के लोगों की रक्षा होती रहे, लेकिन वहाँ के समाज से भी हमारी अपेक्षा है कि जो बंगाली समाज है, उस बंगाली समाज को मुक्त कराने में भारत की अहम भूमिका रही है। लेकिन अगर सत्ता के करीब रजाकार आते हैं, जो 1971 के पहले रजाकारों की भूमिका में थे, जो पाकिस्तान के इशारे पर पहले से भी जनरल टिक्का खान के साथ जो कार्रवाइयां कर रहे थे, तो भारत की चिंताएं तो निश्चित तौर पर बढ़ती हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय का जिस तरह से वहाँ नरसंहार किया जा रहा है, जैसे इस्कॉन मंदिर से जिस तरह जलाया गया, काली मंदिर को जिस तरह से जलाया गया, वो निश्चित तौर पर पीड़ादायक है और भारतीयों को चिंता करने की आवश्यकता है। और जो सीएए का कल तक विरोध कर रहे थे, उनको भी अब विचार करना चाहिए कि आप जो है जो शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता दिए जाने के मामले को आप जब मजहब से जोड़कर दुष्प्रचार करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? जनरल कुलकर्णी, ये 1971 नहीं है। उस समय एक ऐसा देश था जहां पर मेजॉरिटी पे जुल्म हो रहे थे। टिक्का खान, उसके ऊपर जो जितने भी तरह के कुकर्म उसने किए, जितने भी तरह का अत्याचार किया, वो वहां की मेजॉरिटी पर कर रहा था। आज वो स्थिति नहीं है। बांग्लादेश नहीं चाहता इंडिया इंटरफियर करे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें बॉर्डर पर उन लोगों को भी रोकना पड़ रहा है जो लोग अपनी जान बचाने के लिए आना चाह रहे हैं। इस समय भारत का रुख आपके हिसाब से? श्वेता जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब हमने सीएए लाया तो उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हमें उनकी क्या कह सकते हैं कि हमने यकीनन मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं और उनको परेशानी आ रही है, और वो कहाँ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और कोई छोटी तादाद तो है नहीं, तकरीबन 130 लाख हिंदू हैं, और 130 लाख हिंदुओं ने अपना बांग्लादेश को अपना देश चुना है। अगर उन्होंने अपना देश चुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश के भी नागरिक जो है वो इसको उस संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि 25% आबादी या 23 से 25% आबादी जो 1947 में और बाद में भी रही, धीरे घट करके तकरीबन 8% हो गई। तो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपने आप को वो इतना मैं कहूँगा सिक्योर महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, अवामी लीग जो है उनके भी नेताओं को, उनके भी लोगों को जिस प्रकार से उनके 25 नेताओं को मारा गया, होटल को जलाया गया, आप समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी संस्थान जो बहुत बढ़िया कल्चरल सेंटर था, जो एम्बेसडर सिकरी जी बताएंगी, क्या बढ़िया वहाँ पे मुजीबुर रहमान के जो सेंटर्स थे, जितना भी कल्चरल था सबको तोड़ दिया। जिस प्रकार से सदाम हुसैन की जो मूर्ति थी, जैसे इराक में नीचे गिराई गई, उसी माफिक इधर बंगा बंधु मुजीबुर रहमान की गिराए। तो एक तरीके से जो हेट्रेड मैं कहूँगा और
बांग्लादेश में भी 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक अवामी लीग जिसे बोलते हैं आम आदमी, हम बोलते हैं आम आदमी अवामी, अवामी लीग, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बहुत भाग लिया और कोई शक नहीं कि उनके कारण ही भारतीय सेना 13 दिन के अंदर वहां पे जीत हासिल कर सकी और 90,000 से ज्यादा पीडब्ल्यू पाए, तो जिसमें मुजीबुर रहमान और मुक्ति बाहिनी बहुत बड़ा हाथ था। दूसरे जो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और तीसरे ये जमायत इस्लामी है। तो ये तकरीबन बटे हुए लोग हैं एक तिहाई के तौर पर, जिसके कारण मुझे लगता है जबरदस्त एक मैं कहूँगा कि एक कशमकश चल रही है अब अवामी लीग। लेकिन इस बात को अगर हम देखें श्वेता जी कि कितना बढ़िया रहा है बांग्लादेश की पिछले 15 साल में, उन्होंने तकरीबन 250 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। 8% ग्रोथ से बांग्लादेश को बास्केट केस से टाइगर बना करके रखा कि पूरे विश्व भर में उनकी एक तरह से ख्याति। और वैसे भी वाकई लोकतंत्र में सरकारें एजिटेशन से बनाई और बदली नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये हुआ। ये तस्वीरें भी हम बता दें कि ये जो वहां के लोक गायक हैं राहुल आनंदा, उनके घर पर देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है। उन्हीं की तस्वीरें हम इमानुएल मैक्रों के साथ भी आपको दिखा रहे हैं। तो एक देश जो भाषा के आधार पर बना था, भाषा की लड़ाई जहां पर थी वहां पर आज लड़ाई बदल चुकी है। कितना मुश्किल है इंडिया के लिए इस समय, एक तो शेख हसीना का भारत में आ जाना। अगर हम मोहम्मद यूनुस का वो आर्टिकल देखें जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि कुछ देशों ने हमारे साथ, तो जहां पर वो कह रहे हैं कि शेख हसीना का भारत आना और भारत का इंसानियत की तरफ बोलना उनके विरुद्ध जा रहा है, वहां पर इंडिया की स्थिति इस समय कितनी मुश्किल है? सबसे पहले इंडिया की स्थिति जरूर मुश्किल है बांग्लादेश में, लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश में हुआ क्या है। जी, बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है और ये सत्ता पलट के पीछे कौन है ये समझने की जरूरत है। सत्ता पलट के पीछे आप देखिए कि 1971 में जो लिबरेशन फोर्सेस थी, जो कल्चरल फोर्सेस थी, आप कह रहे हैं, जो फेवर ऑफ बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली लिटरेचर एंड आइडेंटिटी, उनके साथ भारत खड़ी हुई थी। और जो विरोध में थे वो थे पाकिस्तान और वो थे जमात इस्लामी, जो नहीं चाहते थे लिबरेशन। अब जो है 53 इयर्स के बाद बिल्कुल उल्टा हो गया है और ये जो सत्ता पलट की गई है ये शेख हसीना के खिलाफ उन्हीं शख्सों ने की हैं, उन्हीं ताकतों ने की हैं जो 1971 में हारने वाली थी। जो हारी हुई ताकतें 1971 के, वो अब सत्ता में आ गई हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, क्योंकि आज के दिन में बांग्लादेश में कंप्लीट एनार्की है। ज़रूर मोहम्मद यूनुस आ गए हैं, वो 8 बजे शाम को स्वेर इन हो जाएंगे, लेकिन और बड़ा दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन के काम कर रहे हैं, लेकिन ये अनार्की जो है शहरों में, गांवों में पूरी फैली हुई है। हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जेनोसाइड और रेप लगातार चल रहा है और मुझे ये बिल्कुल शक आता है कि इसके बारे में फॉरेन प्रेस क्यों नहीं लिख रही है। वही बीबीसी जो एक डेमोन्स्ट्रेशन को देख के कहती है कि आपने इसको ह्यूमन राइट्स नहीं किए, ये नहीं किया, वो इसके बारे में एक लफ्ज नहीं लिख रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक एक चीज पे बात उंगली उठाती है, कुछ नहीं लिख रही है। तो ये जो है समझने वाली बात है कि कौन से शख्स, कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं। और जो ढाका में जो आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, राहुल आनंद और आज एक और बड़े मशहूर एक्टर शांतो खान, उनकी भी डेथ हो गई है और ढाका में हुई है। कहते हैं लीग के नेताओं को बांध कर लिंच किया जा रहा है, बांध करके लिंच किया जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि अवामी लीग बिल खत्म हो जाए। और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि पहले जो है ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, कहते हैं ये लोग, और कहते हैं कि इंक्लूसिव नहीं था। तो अब जो सरकार की तैयारियां ये कर रहे हैं उनमें ये लोग चाहते हैं कि अवामी लीग को बिल्कुल हटा दिया जाए, हिंदुओं को बिल्कुल हटा दिया जाए। तो ये कोई इंक्लूसिव है? ये कोई चीज़ है जो सबको साथ ले आएगी? ये कोई कम ऑटोक्रेटिक है? इसके पीछे जो आर्मी में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा गुट था, उन्होंने ये साजिश तैयार की है और जमात इस्लामी अब आर्मी पे हावी है और जमात इस्लामी अब पुलिस पे हावी है। तो ये पूरी सरकार जो है ये जमात इस्लामी की बनी है और ये हमें समझना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है बांग्लादेश में।
और हम देखेंगे कि ये जो इंटरिम सरकार बनेगी आज शाम को, अभी तो आज सिर्फ स्वेरिंग होगी मोहम्मद यूनुस की, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए सेकेंड लिबरेशन है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सेकेंड लिबरेशन इसका मतलब क्या है? जो पहली लिबरेशन हुई उसके खिलाफ सेकेंड लिबरेशन, क्योंकि वाकई वो हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ। जो 1971 में तब गलत था या अब गलत? जी नहीं, तब सारे लोग इसके साथ थे। और अब मैं ये भी पूछती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स का नाम लिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टूडेंट्स के साथ थी। 6 साल पहले 2018 में उन्होंने ये जो कोटा थी जिसपे विवाद चल रही है, उन्होंने 6 साल पहले अबॉलिश कर ली थी। अब ये बात आती है और ये लोग, बांग्लादेश के लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इस साल में 2024 जून में कौन है जो हाई कोर्ट में ये केस ले गया था, और कौन सा जज है जिसने बड़ी जल्दी से हाई कोर्ट में पूरा पलट दिया और जो कोटा सिस्टम रिस्टोर कर दिया, और उसके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स थे वो डेमोन्स्ट्रेशन पे फिर से आ गए। तो ये सब चीज़ें के पीछे अगर हम ना समझें तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और इसमें देखिए, ये जो मोहम्मद यूनुस के बारे में विकीलीक्स का भी एक निकला था कि 2007 में, बिल्कुल 2007 में आइडेंटिकल सिचुएशन भी हुई थी जब मोहम्मद यूनुस का नाम तब चल रहा था, और विकीलीक्स में ये निकला था कि वो कोलकाता में अमेरिकन एम्बेसी के लोगों से मिले थे और उन्होंने इनको पूछा था तब मोहम्मद यूनुस से कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा था हाँ मैं राजी हूँ। तो वो बात जो तब हो नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी, पॉलिटिकल पार्टी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे, और अब वो इंटरिम सरकार में आ गए और लगता नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल कोई इलेक्शन होंगे, कुछ नहीं, यही सत्ता में रहेंगी, क्योंकि जमाते इस्लामी कभी इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो कभी उनको वोट्स मिलते ही नहीं। जी, क्योंकि वो वायलेंस और मेजॉरिटी में फर्क होता है। आप वायलेंस से आप नजर आ सकते हैं, ऐसा लगेगा कि भीड़ है और सारे लोग एक साथ हैं, लेकिन जो वहां पर नहीं है वो क्या चाहते हैं वो भी बड़ी बात है।